हाय गाइस, सो बिजनेस लॉ के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आज बात करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं, केस लॉज में आंसर किस तरह प्रेजेंट करना पड़ता है एंड अगर एग्जाम हॉल में तुम केस लॉ के नाम को भूल जाते हो तो फिर क्या करेंगे, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ पेपर में ऐसा क्वेश्चन हार्डली आता है जहां पे सेक्शन नंबर कोट करना कंपलसरी हो। तुम अगर आंसर्स को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट। सेक्शन नंबर को लेके अगर तुम 100% श्योर नहीं हो तो मत लिखना। अगर गलत हो जाए ना सेक्शन नंबर तो पूरा का पूरा आंसर को रॉन्ग मार्क कर दिया जाता है, उसमें तुम्हें 0 नंबर मिलते हैं, तो बेकार में तुम मार्क्स लूज आउट कर लोगे यार। एंड अगर तुम इनफैक्ट सेक्शन नंबर को कोट करते भी हो सही से, उससे तुम्हें कुछ खास एज नहीं मिलता है ओवर द आंसर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। सो बेकार में रिस्क मत लेना अगर तुम्हें सेक्शन नंबर ढंग से याद नहीं हो। सेकेंडली, ऐसा बहुत बार होता है कि एग्जाम हॉल की प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर केस लॉ का नाम भूल जाता है। मतलब केस लॉ का नाम भूल गए हैं बट उसका समरी, उसका इवेंट सब कुछ याद है। तब तुम क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा मत करना। उससे बेहतर यह है कि तुम लिखो इट वाज हेल्ड दैट, मतलब अपना आंसर्स को इस तरह से शुरू करना है, इट वाज हेल्ड दैट, फिर बाकी अपना पूरा आंसर को कंप्लीट करना है। फिर तुम्हें जो भी इवेंट्स को मेंशन करना है मेंशन कर सकते हो, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है वैसे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना। थर्डली, अगर तुम बिजनेस लॉ का सिलेबस शुरू कर चुके हो तो आईसीआई मॉड्यूल पढ़ के इतना आइडिया तो हो ही चुका होगा कि बिजनेस लॉ का जो इंग्लिश है वो काफी ज्यादा टेक्सचुअल है, वो काफी ज्यादा टेक्निकल है, हमारे जनरल इंग्लिश से डिफरेंट है। तो एग्जाम हॉल में भी जब तुम अपना आंसर्स लिख रहे होगे तो यूज करना टेक्निकल वर्ड्स रादर देन जनरल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखना चाहते हो दैट दीज वर द चेंजेस, तो उससे अच्छा तुम लिखना दीज वर द ऑल्टरेशंस। दोनों का मतलब सेम ही है लगभग, बट टेक्निकल वर्ड्स यूज करने का ट्राई करना। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स है जिनको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे जनरल वर्ड्स की जगह टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना बेहतर होगा। एंड इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मतलब में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट अगर तुम यूज करते हो तो वो एक बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है बिजनेस लॉ में। सो बहुत सारे जूनियर्स ये बात पूछते हैं कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन हो तो क्या आंसर 2 पेज का होना चाहिए? देखो, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, तुमसे पॉइंट वाइज आंसर डिमांड कर रहा है और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम अगर 6 पॉइंट लिख दो तो ये एनफ होता है, इससे ज्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर 6 पॉइंट एक पेज में तुम्हारा फिट हो जाता है तो जरूरत नहीं है 2 पेज लिखने का, इसके लिए तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। बट अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे तुम पॉइंट वाइज आंसर नहीं फ्रेम कर सकते हो, तब शायद तुम्हें थोड़ा सा एलैबोरेट करने का जरूरत पड़े। अगर तुम्हें लगता हो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है बट तुम सिर्फ 2 मार्क का एक्सप्लेनेशन जानते हो तो भी तुम्हें एलैबोरेट करना जरूरी हो सकता है। तुम डेफिनेशंस को ऐड कर सकते हो बट ऑब्वियसली एलैबोरेट यही सोच के करना कि तुम्हारे पास टाइम हो, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर बैठो एक ही क्वेश्चन पे। लास्टली चलो डिस्कस करते हैं कि केस लॉ के आंसर्स को किस तरह आंसर शीट में प्रेजेंट किया जाता है। तो बता दूं कि हर एक आंसर में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर फैक्ट्स, तीसरा डिस्क्रिप्शन एंड चौथा कंक्लूजन। तो अगर क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से फ्रेम होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे करके तुम स्टार्ट करोगे। दूसरा पार्ट ऑफ द आंसर फैक्ट्स। फैक्ट्स में तुमको केस लॉ के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसका रीजन, क्योंकि केस क्यों हुआ था। तीसरा उसका एनालिसिस, चौथा कि वो एनालिसिस मतलब कैसे सपोर्ट किया जाता है वो केस लॉ से, एंड लास्टली वो केस लॉ में डिसीजन क्या लिया गया था। तो ऐसे तुम्हारा आंसर का 2 पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन एंड फैक्ट्स। इसी से तुम्हारा आंसर का मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा पार्ट ऑफ द आंसर छोटा होता है, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन। यहां पे तुम क्वेश्चन से ही वर्ड्स को उठाते हो एंड ये केस लॉ से रेफरेंस ड्रॉ करते हो। समझ में आ रहा है ना? पूरा क्वेश्चन से वर्ड्स को उठाओ, पूरा डिट्टो
कॉपी करो एंड जो अभी केस लॉ तुमने मेंशन किया है उसको रेफर करो यहां पे। इस तरह तुम अपने डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करते हो। एंड लास्टली जो लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर होता है, जो कंक्लूजन जिसे कहते हैं, यहां पे लॉ को फैक्ट्स के साथ मर्ज करो एंड अपना कंक्लूजन लिखो कि लास्टली होता क्या है। अपने एनालिसिस के साथ कंक्लूजन को मेंशन करो। सो अभी तक मैंने सिर्फ केस लॉ के आंसर्स का फ्रेमवर्क बताया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, एक केस लॉ का एग्जाम्पल देके समझाऊं कि 4 पार्ट में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।